हेलो मेरे दोस्त। चलिए आज हम पॉलिटी का जो एक चैप्टर पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हम बहुत सारे उसकी जमानत राशि, ये सब टोटल चीज हम देख लिए थे। उसके बहुत सारे अनुच्छेद को जाने थे, समझे थे, ट्रिक के भी माध्यम से समझे थे। आज हम चलते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां को जानते हैं। देखिए, क्योंकि आप जानते हो राष्ट्रपति के पास कितनी सारी शक्तियां होती है, प्रधानमंत्री के पास कितनी सारी शक्तियां होती है, उसका यूज वो कब कब करता है, इन सारे चीजों को आज हम एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हुए जाएंगे। तो चलिए, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं राष्ट्रपति की जो विभिन्न शक्तियां हैं। बहुत सारे शक्तियां हैं, यानी कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, उसको हम समझते हैं। पहला जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो है कार्यकारी शक्तियां। तो ये कार्यकारी शक्तियां क्या होती हैं? कार्यकारी शक्तियां को फिर समझना है। उसके बाद विधायी शक्तियां भी राष्ट्रपति का समझना है, विधायी शक्ति क्या होता है। वित्तीय शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होता है। फिर अगला जो शक्ति होता है न्यायिक शक्ति होती है। उससे जो अगला शक्ति होता है सैन्य शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। फिर जो है राजनीतिक शक्तियां होती है, आपातकालीन शक्तियां होती है, और विशेष शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास होती हैं। इसीलिए राष्ट्रपति को पावरफुल पद कहा जाता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में अगर पूछा जाए वास्तविक, यानी कि शक्ति किसके पास होगा? प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के पास होगा। अगर प्रधानमंत्री बाय द वे नहीं है तो किसके पास होगा? राष्ट्रपति के पास होगा। अगर काल्पनिक तौर पे अगर कहा जा शक्तियां किसको मौजूद होती है तो वो राष्ट्रपति को ही होता है। क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद होता है वह 5 साल के लिए फिक्स होता है, जबकि प्रधानमंत्री की जो पद होती है वो, यानी कि उसके बहुमत के आधार पे होता है। अगर बहुमत अगर गिरी तो फिर प्रधानमंत्री की शक्ति चली जाती है, या फिर जो है उसकी 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है तब उसकी शक्ति चले जाती है। राष्ट्रपति की भी आप जाने थे कि इसका भी चुनाव जो होता है 5 साल, यानी कि इसका चुनाव किस तरह से होता है ये चीज हम बताए थे। एकल मत संक्रमणीय पद्धति और अनुपातिक पद्धति, ये चीज हम समझे थे। अगला जो हम पॉइंट समझेंगे कि राष्ट्रपति के पास जो पहला शक्ति होता है कार्यकारी शक्ति, उसको क्या होता है? ये जो, यानी कि एक्सिक्यूटिव पावर जो होता है राष्ट्रपति के पास, कार्यकारी शक्ति जो होता है, आज इसको हम समझते हैं। यानी कि ये कार्यकारी शक्ति के तहत राष्ट्रपति जो करता है वह कार्य संचालन हेतु विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। यानी कि बहुत सारे पदाधिकारी का नियुक्ति कौन करेगा? ये राष्ट्रपति ही करता है। विभिन्न कार्य हेतु, अनेक सारे कार्य संचालन हेतु क्या करते हैं? राष्ट्रपति पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। जैसे आपको समझना है, प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति ही करता है। तो आप सोच सकते हैं राष्ट्रपति के पास पावर होती है या नहीं। फिर यूपीएससी का जो उसका यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, फिर जो पास करके उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर जब उसको क्या किया जाता है, कार्य संचालन के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग के बाद तो उसको जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। इसलिए राष्ट्रपति की शक्ति बहुत, कह सकते हैं, पावरफुल शक्ति होती है। तो कार्यकारी शक्ति में राष्ट्रपति किसको किसको, यानी कि शपथ दिलाएगा या नियुक्ति दिलाएगी? तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति दिलाएगा। दूसरा जो दिलाएगा वह यूपीएससी के जो भी क्या होते हैं, सफल छात्र होते हैं, जिसकी ट्रेनिंग हो चुके होते हैं, जो अपने पदभार को संभालने वाले होते हैं, उसको भी शपथ दिलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति दिलाते हैं। उसके बाद वित्त आयोग का भी शपथ कौन दिलाता है? वो राष्ट्रपति ही दिलाता है। फिर जो है महान्यायवादी, इसका भी क्या करता है? राष्ट्रपति ही क्या करता है? शपथ दिलाती है। फिर नियंत्रण महालेखा परीक्षक, इसका भी जो शपथ दिलाता है वह कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दिलाता है। तो आपको समझना है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं? कार्य संचालन हेतु क्या करते हैं? विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। जैसे में याद रखना है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति, फिर यूपीएससी के आईएएस आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करवाता है।
वित्त आयोग की भी नियुक्ति कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो होता है उसका भी यानी कि जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो होता है उसका भी शपथ जो दिलाता है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। इतनी सारी चीज को अभी समझ चुके होंगे। आगे हम समझते हैं, भारत में सभी कार्य जो होते हैं राष्ट्रपति के नाम एवं हस्ताक्षर से ही किए जाते हैं। ये भी याद रखना है, भारत में सभी कार्य जो होते हैं, जो भी बड़े बड़े कार्य जो होते हैं वो किसके नाम पे होता है, किसके हस्ताक्षर और मोहर से प्रारंभ होता है? तो वो राष्ट्रपति के ही हस्ताक्षर और मोहर से क्या होते हैं? प्रारंभ होते हैं मेरे दोस्त। ये चीज ध्यान रखना है। चलिए आगे और सारी चीज को हम समझते हैं राष्ट्रपति के बारे में और जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो दूसरा शक्ति होता है वो क्या होता है। राष्ट्रपति का पहला शक्ति हम कार्यकारी शक्ति को देख लिए। कार्यकारी शक्ति में ऐसे व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है कार्य करने के लिए, क्योंकि भारत का जो वास्तविक शक्ति होती है, सबसे पावरफुल होता है, वह प्रधानमंत्री होता है जब वो सत्ता में हो तब। तो उसको भी कौन दिलाएगा? उसको भी जो यानी शपथ दिलाते हैं वह राष्ट्रपति ही दिलाते हैं मेरे दोस्त। उसके बाद जो है यूपीएससी का हम बात कर ही लिए, महान्यायवादी का बात कर ही लिए, नियंत्रण महालेखा परीक्षक का बात कर ही लिए। उसके बाद ये सब टोटल जितना होता है वित्त आयोग का, ये सब का टोटल का कौन नियुक्ति दिलवाता है, शपथ दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। आगे हम विधायी शक्ति को अभी समझते हैं। ये विधायी शक्ति क्या होता है? लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है? ये जो होता है इसके तहत क्या करता है? राष्ट्रपति नियम कानून यानी कि बनाने से संबंधित क्या होता है? शक्तियों का प्रयोग करते हैं। यानी कि विधायी शक्ति के तहत क्या करता है राष्ट्रपति? विभिन्न सारे जो होता है नियम कानून बनाने से संबंधित शक्तियों का क्या करते हैं? ये प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये संसद के यानी कि छत्र यानी सत्रावसान, संसद के याद रखना है, सत्रावसान तथा सत्र आहुति, जिस समय क्या होते हैं सत्र रहे होते हैं, सत्र आहुति करते हैं। यानी कि सत्रावसान और सत्र आहुति क्या करेगा? कौन कराएगा? राष्ट्रपति ही करवाता है। ये संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं तथा जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर न कर दे तब तक विधेयक कानून नहीं बना सकता है। यानी कि कानून बन जाएगा और कानून जब बनेगी तो उसके बाद क्या होती है, उसका जितना भी यानी कि कानून बनने की प्रक्रिया हो जाती है, सारी चीज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है मेरे दोस्त? उसके बाद उस पे सिग्नेचर और मोहर होना होता है। बिना सिग्नेचर और मोहर के वो क्या कर सकते हैं? वो कानून नियम कानून पास नहीं होते हैं। इसलिए विधायी शक्ति भी बहुत क्या होते हैं यानी कि खास मायने रखता है। राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना वहां पे जरूरी होता है। उसके बाद हम इसी में एक आर्टिकल को हम समझते हैं। आर्टिकल 331 क्या कहता है? आर्टिकल 331 जो मेरे दोस्त कहता है वह कहता है कि लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन, याद रखना है, लोकसभा राज्यसभा हम बताए थे, निम्न सदन जो है वो है लोकसभा और उच्च सदन जो है वो राज्यसभा होता है। तो लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। हर समय जिसको क्या कर दिया गया है? निरस्त अभी कर दिया गया, पहले होता था अभी क्या कर दिया गया है? उसको निरस्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन वो होता था जो इंग्लैंड के वासी थे, इंग्लैंड के नागरिक थे और भारत में आकर के रह रहे हैं, जिसके पास नॉलेज था, जानकारी थी, उसको क्या किया जाता था? चुना जाता था राष्ट्रपति को। यानी कि इसमें लोकसभा का उसका दो सीट खाली होता था जिसको चुना जाता था। लेकिन अभी क्या होते हैं? अभी उन दोनों जो पद थे, दो जो क्या होते थे रिक्त स्थान होती थी, उसको निरस्त कर दिया गया है। उस पे अब क्या होता है? चुनाव ही होता है। अगला हम समझते हैं आर्टिकल 332 को समझते हैं।
आर्टिकल 332 क्या कहता है कि राज्य विधानसभा में SC ST को आरक्षण राज्यपाल द्वारा दिया जाएगा। यानी कि राज्य विधानसभा में, विधानसभा हम जानते हैं, राज्य में विधानसभा होता है और देश में क्या होते हैं, सांसद होता है। और यहाँ पे जो राज्य विधानसभा होता है इसमें SC और ST को आरक्षण कौन दिलाएगा, राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल किसका अंग होता है, ये राष्ट्रपति का ही अंग होता है, जो किसको दर्शा रहे होते हैं, केंद्र को दर्शा रहे होते हैं। तो केंद्र में जो शक्तियां होती है वो यानी कि किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है। लेकिन याद रखना कि राज्य में भी शक्ति जो होती है राज्य के भी पास होता है और केंद्र का भी शक्ति राज्य पे सौंपी हुई होती है। इसीलिए राज्य की शक्ति को एक सुदृढ़ बनाने के लिए, एक सशक्त बनाने के लिए क्या किया जाता है, केंद्र की भी क्या होती है, वर्चस्व होती है। केंद्र भी उसका क्या कर रहे होते हैं, निगरानी कर रहे होते हैं। अब सोचिए कि कोई राज्य है, जैसे कि हमारे देश में अभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य हैं। अब ये जो राज्य है, इस राज्य के बारे में सोचिए, अगर केंद्र का अगर क्या हो, पावर नहीं हो, तो कभी भी राज्य कहेगा कि हम अलग देश बन जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे, जो मन होगा वो मनमानी करेगा। लेकिन मनमानी राज्य नहीं कर सकता है, उसको अकॉर्डिंग टू कंट्री चलना होगा, यानी कि देश के अनुसार चलना होगा। और देश के अनुसार चलते हैं तभी तो राज्य की भलाई भी होगी। इसीलिए राज्य में दो सरकारें होते हैं, एक केंद्र सरकार होगा, एक राज्य सरकार होगा। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा होता है, राज्यपाल कर रहा होता है राज्य में। और देश में जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है वो जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, याद रखना है। और एक राष्ट्रपति होता है। मान लीजिए बाय द वे राष्ट्रपति की क्या होती है, पद खाली होता है, उस समय जो नेतृत्व करेगा देश का वो करेगा राष्ट्रपति। अगर मान लीजिए बाय द वे राष्ट्रपति भी नहीं है तो हम बताए हैं मेरे दोस्त, सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, देश का नेतृत्व करेगा। उस समय मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उसके जो नीचे 32 क्या होते हैं, जज होते हैं, वो क्या करेगा, पीठासीन अधिकारी जिसको कहते हैं, वो उसका नेतृत्व करेगा। तो इन सारी चीजों को हमको समझना है। आगे चलते हैं, हम वित्तीय शक्ति को आज समझते हैं। वित्तीय शक्ति क्या होता है, हम अभी प्रधान यानी कि राष्ट्रपति का दो शक्ति को हम समझ चुके हैं। एक पहला शक्ति हम देखें, कार्यकारी शक्ति को देखें। कार्यकारी शक्ति में जो हम देखें कि कार्य करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं कि आपको क्या करना है, किसी तरह की गद्देदारी नहीं करना है देश के साथ। आप यानी कि संविधान की शपथ दिलाई जाती है, कहीं कहीं पे गीता की शपथ दिलाई जाती है, ये सब भी होता है। बट याद रखना, संविधान की शपथ दिला करके ये कहा जाता है कि हम प्रभुत्व संपन्न राज्य को बनाने में अपना योगदान करेंगे। यानी कि हमारा राज्य विकसित हो, हमारे देश से यानी कि एक अग्रिम देश के रूप में जाना जाए, इसके लिए कार्य करेंगे। तो ये सब सारी चीज शपथ दिलाई जाती है और सारे कंडीशन होती है, बहुत सारे कंडीशन को लेकर के वहाँ पे शपथ दिलाई जाती है। बट उसकी चर्चा होगी जब शपथ ग्रहण समारोह क्या हम पूरा उसका विवरण जब जानेंगे समझेंगे तो वहाँ पे हम समझेंगे। आज हम चलते हैं प्रधान यानी कि राष्ट्रपति की दो शक्ति को हम समझ चुके हैं अभी। एक पहला शक्ति जो हम देखे हैं कार्यकारी और दूसरा शक्ति हम देख लिए हैं विधायी शक्ति। आज हम चलते हैं अगले शक्ति को देखते हैं। अगला शक्ति जो है वह है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति मीन्स फाइनेंशियल पावर क्या होती है, ये बहुत बड़ी पावर होती है मेरे दोस्त, और इसको समझना बहुत जरूरी भी है। तो आज हम वित्तीय शक्ति को समझते हैं। ये वित्तीय शक्ति क्या होते हैं, इसके तहत क्या होता है, राष्ट्रपति आपात स्थिति में 500 करोड़ रुपया तक की राशि आकस्मिक निधि से दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं, राष्ट्रपति दे सकते हैं। यानी कि वित्तीय शक्ति के अनुसार यानी कि फिनेंशियल पावर के अनुसार राष्ट्रपति को ये पावर है कि अगर क्या होती है, देश आपातकालीन स्थिति में आता है, राज्य आपातकालीन स्थिति में आता है, तो राष्ट्रपति को ये पावर है, उसके फंड में उतना यानी कि क्या होते हैं, रुपया जमा होती है, जिसके तहत वो क्या करेगा, उस देश को, उस राज्य को
वित्तीय यानी कि आपातकालीन स्थिति से बचाएगा। तो ये चीज समझना है। इतना चीज हम समझ चुके हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला है कि अगला इसी में हमको वित्तीय शक्ति में समझना है कि वित्तीय शक्ति में और क्या हो सकता है। संरक्षित निधि में धन निकालने से लेकर राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है। अगर जब हम क्या करते हैं, संरक्षित निधि से धन निकालते हैं, अगर वित्त फिनेंशियल मिनिस्टर अगर क्या करता है, यानी कि किससे, संरक्षित निधि, संचित निधि भी जिसको कहते हैं, उससे अगर क्या करेगा, उससे धन निकालेगा, रुपया पैसा निकालेगा, तो उसके निकालने से पहले किसका अनुमति होना जरूरी है, राष्ट्रपति का अनुमति होना मेरे दोस्त जरूरी है। बिना राष्ट्रपति के अनुमति के यानी कि क्या कर सकते हैं, उससे फिनेंशियल मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री क्या कर सकते हैं, रुपया नहीं निकाल सकते हैं देश के खर्च के लिए। उसके लिए क्या करना होगा, प्रधानमंत्री से परमिशन लेना हो, सॉरी, राष्ट्रपति से परमिशन लेना होता है। अगला एक पॉइंट को और समझते हैं। राष्ट्रपति के वित्तीय शक्ति में कहता है केंद्र तथा राज्य के बीच में टैक्स का बंटवारा के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। किसके किसके बीच, तो याद रखना, केंद्र तथा राज्य के बीच में टैक्स का बंटवारा के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति करते हैं। टैक्स का रुपया किसके किसके बीच बंटवारा के लिए, राज्य और देश के बीच बंटवारा के लिए जो क्या करेगा, रुपया यानी कि टैक्स से आ रहा है, उस रुपया को देश के पास भी जाएगा और वो रुपया कहाँ जाएगा, राज्य के भी पास जाएगा। तो इतना सारे पॉइंट को अभी हम समझ चुके हैं। पहला हम देख लिए, यानी कि राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियां में 3 शक्तियां को अभी हम समझ चुके हैं। पहला शक्ति को हम समझे थे कि पहला शक्ति था कार्यकारी शक्ति, दूसरा हम समझे अभी वित्तीय शक्ति को समझे, और तीसरा शक्ति जो समझे हैं वह दूसरा जो समझे थे विधायी शक्ति, और तीसरा वित्तीय शक्ति। तो इतने सारे पॉइंट को हम समझ लिए हैं। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, आगे हम और सारे शक्ति को समझेंगे। न्यायिक शक्ति क्या होता है, राष्ट्रपति को कितना पावर है, किसी का अगर यानी कि लगाया जा रहा हो, फांसी पे चढ़ा हो, यानी कि चढ़ रहा हो, तो उस समय राष्ट्रपति को पावर है कि उसको बचा सकता है। तो ये सब भी हम समझेंगे। राष्ट्रपति के पास बहुत सारे पावर होती हैं, उस पावर का हम देखेंगे यूज राष्ट्रपति कैसे करते हैं। तो डेट्स ऑल, थैंक यू।